नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल बेमिसाल। तो 8 साल बेमिसाल। उत्तर प्रदेश सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के 8 साल पूरे होने पर राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 साल पूरे होने के अवसर पर इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में राज्य में 8 साल के दौरान आए व्यापक परिवर्तन का भी जिक्र किया और जिक्र करते हुए अन्नदाता किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए सरकार की तरफ से किए गए कार्य का उल्लेख किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर अपराधियों के खिलाफ अभियान तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के कार्य किए हैं, जीडीपी में उछाल आया है और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था के राज का भी उन्होंने जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि हर क्षेत्र में यूपी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाली के बारे में बताते हुए कहा कि बेटी से लेकर व्यापारी तक पीड़ित रहते थे, दंगे और हिंसा होती थी, अपराधियों का बोलबाला था। पहले यहां पहचान का संकट था, आज किसान खुशहाल है, आमदनी बढ़ी है। वहीं एक तरफ सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपोर्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, 8 साल यूपी बर्बाद, सवाल ही सवाल। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार के 8 साल पूरे होने पर 8 सवाल किए हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, अपराध को लेकर अजय राय ने सरकार से सवाल किए हैं। पहले मुख्यमंत्री की वो बातें हम सुनवाते हैं, उसके बाद अजय राय ने जो 8 सवाल सरकार से किए हैं वो हम आपको सुनाते हैं। जिस प्रदेश का युवा पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, अन्नदाता किसान हो, उत्तर प्रदेश की कोई बेटी या बहन हो, या उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उद्यमी, जीवन के किसी भी क्षेत्र का कोई युवा या समाज का कोई, आज जब उत्तर प्रदेश के बाहर आता है तो उसके सामने अब पहचान को छुपाने की समस्या नहीं होती। आज वो बड़े गर्व के साथ अपने आप को उत्तर प्रदेश वासी कह सकता है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश किस रूप में अपनी युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है, यह हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, आज वह घट करके मात्र 3% रह गई है। किसी के सेक्टर में किए गए परिवर्तन हो या फिर एमएसएमई सेक्टर में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में, या अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के उन्नयन के माध्यम से, उनके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने ओडीओपी की स्कीम चलाई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का काम किया। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश भी एक एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में स्थापित हो सकता है। उत्तर प्रदेश लाख से अधिक भर्तियां, सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी है। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवा इनके साथ यहां पे या तो नौकरी या स्वतः रोजगार के साथ जुड़ा है और साथ साथ निवेश की जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, इनमें उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके साथ जोड़ने का काम किया है। प्रदेश में आज के दिन पर 50 लाख से अधिक युवाओं को हमने प्राप्त की है, जिसे टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि
सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की जैसी स्कीम आज उत्तर प्रदेश चला रहा है, जिसमें लाखों ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध कराने, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। योगी सरकार के शासन के 8 साल प्रदेश बदहाल, जनता बेहाल। हम पूछते हैं 8 सवाल। मेरा पहला सवाल, योगी जी क्यों है प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में? दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री जी बताएं कि इनके शासनकाल में किसान और मजदूर क्यों है बदहाल? तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली योगी जी यह बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया है? चौथा सवाल, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की तरफ से यह सवाल है कि क्यों इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक राज्य प्रायोजित अभियान चलाया जा रहा है? पहला है हमारा सवाल, उसमें विस्तार से पर्चा लीक सरकार, लोक सेवा आयोग की निरंकुशता, सालों से नई शिक्षक भर्ती नहीं, निजी क्षेत्र में भी नए निवेश न होने के कारण युवाओं के लिए नौकरियां नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बेरोजगार युवा हैं यहाँ पर। दूसरा कि ये मुख्यमंत्री जी बताएं कि इनके शासन में किसान मजदूर बदहाल क्यों है? 7 दिसंबर 2024 से नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। अभी ये होली निकल गई, रमजान का पवित्र महीना चल रहा, ईद आने वाला है, और ये मजदूर कैसे अपनी होली मनाएंगे, कैसे अपनी होली मनाए और कैसे आगे ईद मनाएंगे? योगी जी ये जरूर बताइए इस प्रदेश के गरीब मजदूरों को, आम लोगों को जो परेशान है। यह बात मजदूरी समझ नहीं मिलती और मजदूर भुखमरी के कगार में पहुंच जाते हैं। किसानों की यह दुगनी नहीं हुई, मगर उनकी लागत जरूर बढ़ गई, जिसकी वजह से किसान कमा रहे थे, अब जनता भी नहीं कमा पा रही। अक्टूबर 2024 में डीएपी की कालाबाजारी हुई और बाजार से अधिक पैसे देने पर डीएपी नहीं मिल रहा है। फ्री बिजली माफ की योजना इतने अगर लगे हुए थे तो अभी किसान की बिजली कहीं भी माफ नहीं हुई। गन्ना समर्थन मूल्य पिछले 8 सालों में मात्र 3 बार बढ़ा और हुआ कुल 55 रुपए, जबकि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। तो उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जिले जिले कार्यक्रम आयोजित कर रही है और अपने सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रही है। और कार्यकर्ता और जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष साफ तौर पर इन 8 सालों को लेकर तंज कसता नजर आता है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर लिखा कि 8 साल यूपी बर्बाद और सवाल ही सवाल। अजय राय ने सरकार से 8 सवाल किए हैं। उन 8 सवालों में युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया, किसान मजदूरों की बदहाली का मुद्दा उन्होंने उठाया, भ्रष्टाचार के जो दावे किए जाते हैं उस पर उन्होंने सवाल किया है। इसके अलावा तमाम ऐसे सवाल उनके द्वारा किया गया, सामाजिक सद्भावना की बात उनके द्वारा की गई है। नंदकिशोर गुर्जर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके द्वारा जो पिछले कुछ समय से बयानबाजी की जा रही थी उसको लेकर भी अजय राय ने साफ तौर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अपने विधायक को पूरे कपड़े कब पहनाएगी सरकार। तो ऐसे ये तमाम सवालों के माध्यम से सरकार को विपक्ष ने घेरने का भी प्रयास किया है। वहीं सरकार जो है इन 8 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जा रही है और इन 8 सालों को बेमिसाल बता रही है सरकार। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हैदर अली सपा नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, अनिल शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं सुब्रत त्रिपाठी जी पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अनिल शर्मा जी आपके पास आते हैं। अनिल शर्मा जी, जिस तरीके से सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं और इन 8 सालों के जो कार्यकाल को सरकार अपना स्वर्णिम काल बता रही है, इन स्वर्णिम और जिले जिले जाकर कार्यकर्ताओं के माध्यम से
नेता कार्यकर्ता और जो विधायक सांसद हैं वो जिले जिले जाकर के सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और इन 8 सालों में यूपी का काया पलट हुआ है, ऐसा सरकार के लोग, ऐसा भाजपा के लोग कह रहे हैं। क्या आपको विकास नजर नहीं आ रहा है? अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। सभी को सादर प्रणाम जी। आज मनोज जी, उत्तर प्रदेश के सरकार के 8 साल पूरे हुए जी। आपको याद होगा जब सुशासन के 30 माह, उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन के 30 माह पर जश्न मनाया गया था, तब इस सरकार ने एक वायदा किया था कि 2 साल के अंदर 25 लाख नौकरियां दी जाएंगी। कितनी सरकारी नौकरी दी गई? सड़कें चमन होंगी, तमाम जगह जब क्षेत्र में निकल पड़ेंगे, आम जनमानस का दर्द देखिए। कितनी सड़कें, खरंजे और नालियां गड्ढे से, गंदगी से लबालब हैं। स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य केंद्रों पर आज भी चले जाइए, वहां इलाज करते हुए कभी डॉक्टर मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नर्स या एएनएम जो है वो इलाज कर रहे होंगे और कभी कभी वहां रहने वाले चपरासी इंजेक्शन लगा रहे होंगे। शिक्षा का स्तर तो गिरा दिया है। कितनी रोजगार, कितनी भर्तियां की हैं जी। किसान के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, डीजीपी की जो खाद की पोजीशन है, किस प्रकार से कितनी महंगी मिल रही है, ये व्यवस्था किस बात का सुशासन की बात करते हैं, समझ नहीं आता है। तमाम योजना ये लागू करते हैं, लेकिन उन योजनाओं का कितना पैसा जनता के बीच में जाता है, ये भी देखने वाली बात है। अपने शासनकाल में ये कहते हैं अपराध मुक्त, इनके खुद के नेता अपराध करते हुए नजर आते हैं, अपराध मुक्त कैसे हो गया? घोटालों की और भ्रष्टाचार की बात करें तो इनके तमाम लोग भ्रष्टाचारों में लिप्त नजर आते हैं और इन्हीं के पार्टी के लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं। हमारी आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है, तब तक तो इन्हीं के लोग उंगली उठाकर ये साबित कर देते हैं ये भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं कमरों में नोट जलते हुए मिलते हैं, कहीं कुछ व्यवस्था होती है। अपराध चरम पर है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, स्वास्थ्य का स्तर गिर रहा है, आम जनमानस चहुओर गंदगी का अंबार है, सफाई व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। ये कहते हैं विकास। विकास अगर इसी को कहते हैं तो मैं तारीफ करता हूं ऐसे विकास की कि शायद जनता को भ्रमित करते रहिए और ऐसे विकास की वाहवाही करते रहिए। ठीक है। हाँ ठीक है अनिल शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार 8 साल पूरे कर चुकी है और इन 8 सालों को स्वर्णिम काल, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग इन 8 सालों को स्वर्णिम काल बता रहे हैं और चहुं और विकास ही विकास हुआ है, लेकिन विपक्षी दलों को विकास दिख नहीं रहा है। अनिल शर्मा जी, साफ तौर पर सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, सुशासन और अपराध, ये तमाम मुद्दों को लेकर साफ तौर पर सवाल कर रहे हैं कि आज भी ये मुद्दे वहीं के वहीं बने हुए हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं सभी को, जो भी पैनलिस्ट हैं, आप सभी को मैं नमस्कार बोलूंगा। जी नमस्कार भैया। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो शासन एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दिया है, एक अच्छी व्यवस्था वहां दी है जी, वो बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए मोदी जी को, योगी जी को पूरा देश सराह रहा है और तारीफ भी कर रहा है। पहला उदाहरण आपको मैं यहीं से शुरू कर दूंगा कि जिस तरह से कुंभ में 67 करोड़ लोग आए और इतनी बेहतरीन व्यवस्था, वो देख के हैरान थे। मैं भी वहां थोड़े दिन नहीं, मैं वहां 12 दिन रुका था। कुंभ में ही रह के मैंने वहीं पर 12 दिन रह के कलमबाज किया था। तो वहां एक हमारे मिलने जुलने दूर के डॉक्टर थे, यहाँ कनाडा में वो रहते हैं, तो वो आए हुए थे। जो हमारी फोन पे चर्चा हुई तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो वो कह रहे थे, बोलो पहला मेरा जिंदगी का ऐसा ये अवसर है कि इतनी अच्छी व्यवस्था बोले हमें कुंभ में देखने को मिली है। बोले इतनी अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई तो हम कनाडा में नहीं देख रहे हैं। बोले जब मैं सुबह सो के जगता हूँ तो रोड पे एक कहीं तिनका, एक कागज का टुकड़ा भी नजर नहीं आता। उससे पहले
सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है। तो ये जो है ना 67 करोड़ लोगों को संभाला हर तरह से, किस तरह से कितनी वहां पर देख रेख करी गई, तो वो चीज इनके ऊपर हजम नहीं हो पा रही, इसलिए इन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर आज आप देखिए कि अपराधी अपराध तो कर देता है, और अपराध करने वाले भी कौन है? समाजवादी के लोग, दूसरे नहीं निकलते, इन्हीं के लोग निकलते हैं। मगर अपराध करते ही तुरंत उनके नकेल डाल दी जाती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और दोबारा वो उनको इस लायक कर दिया जाता है कि अपराध ना कर सके। मगर इनके टाइम में अपराधी खुले घूमते थे, कभी उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं होती थी। तो आज वहां व्यापारी सुरक्षित है, आज वहां बहन बेटियां सुरक्षित है, और विकास जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है, आज हर व्यापारी, हर बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है। इनके कार्यकाल में लोग आते जरूर थे इन्वेस्ट करने के लिए, मगर वहां की हालात देख के वो भाग जाते थे, एक भी इन्वेस्टर वहां नहीं काम करता था। मगर आज बड़ी बड़ी कंपनियां वहां काम कर रही, तो ये हमने दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितने बेहतरीन है, आज हम वहां मेडिकल कॉलेज जो है ना जिला लेवल पे बना रहे हैं, इसी तरह से एम्स बना रहे हैं, इसी तरह से हम इंजीनियर कॉलेज बना रहे हैं। तो ये सब चीजें ये देख के परेशान है कि इतना अच्छा इन्होंने कर कैसे लिया, क्योंकि हमारे यहाँ एक इच्छा शक्ति है, हमारे यहाँ एक काम करने की सोच है, एक विजन है, वो इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर यहाँ एक ही विजन होता है कि समाजवादी पार्टी का कैसे विकास किया जाए, अखिलेश परिवार का कैसे विकास किया जाए, टिकट मिलेगी तो सिर्फ यादव परिवार को मिलेगी। जैसे लोकसभा में 5 टिकट इन्होंने यादवों को दिए, अपने परिवार को ही दिए, कहते हैं कि यादव हमारे हैं। ठीक है भदौरिया जी हमारे साथ बहुत सी बात। अमिताभ जी जुड़े हुए हैं, अमिताभ कुमार जी, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आपके पास फिर से आते हैं। अमिताभ जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए, जिस प्रकार से सरकार के 8 साल सर पूरे हुए हैं, 8 साल की उपलब्धियां जो हैं वो तमाम उपलब्धियां सरकार गिना रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और सामाजिक विकास के क्षेत्र में। गरीबों को आवास दिया जा रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं धरातल पर उतारी गई हैं। सरकार इन योजनाओं के माध्यम से इस जो 8 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम काल बता रही है। रोजगार की अगर बात करें तो तमाम कंपनियां, तमाम देसी विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो सरकार इस काल को, इस कार्यकाल को स्वर्णिम काल जरूर कह रही है, लेकिन विपक्ष साफ तौर पर निशाना साध रहा है कि जो मुद्दे थे वो मुद्दे आज भी वैसे ही बने हुए हैं। ये बात ठीक है जी, योगी सरकार आने के बाद जो है यहाँ की परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं जी। मैं तेजी से बदली हैं कह रहा हूँ, क्योंकि जिस नए विजन के साथ काम शुरू हुआ था, जिसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी था प्रदेश को जो है आर्थिक जो अव्यवस्था थी यहाँ पे, तरह से बीमारू प्रदेश ये होता था, बीमारू प्रदेश से बाहर, और फिर जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो सबसे ज्यादा यहाँ पे खतरनाक स्थिति में थी जी, बहुत ही भयानक अवस्था थी। कई जगह लोगों के अपने साम्राज्य चला करते थे गुंडे बदमाशों के, और चोरी चकारी, छीना झपटी, लूटपाट जैसी हरकतें शाम होते ही शुरू हो जाया करती थी। बहुत सारे शहरों की हालत बहुत खराब हुआ करती थी, बिजली की अवस्था बहुत खराब थी, सड़कों की अवस्था बहुत खराब थी। तो ढांचागत सुधार और पुलिस प्रशासन में सुधार निश्चित रूप से बहुत ही बड़े पैमाने पर जी। और इस बात को तो नोटिस कर रहे हैं, इसको लेकर के तो खुद विपक्षी दल जो है काफी भिड़े रहते थे कि भाई जो जिन अपराधियों को मारा जा रहा था या जिस ढंग से उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही थी, तो विपक्षी दल परेशान हो जा रहे थे। पता नहीं कहीं कुछ रिश्ता विश्ता होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो ये तो खुद ही उनके खिलाफ थे कि भाई इस ढंग के कार्रवाई ना करे। तो इससे वो पता चलता है कि कार्रवाई हो रही है। और सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, करीब 7-8 शहरों में कमिश्नरी व्यवस्था है वो लागू किया गया, ताकि जो पुलिस को तत्काल निर्णय लेने में आसानी हो और छोटे मोटे मामलों में वो खुद जो है कार्रवाई कर सके सीधे सीधे, हर बार कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो बहुत सख्त जरूरत थी। जितने यहाँ के उद्दंड हो गए थे अपराधी, जितने मन जिनका उतना बढ़ गया था, क्योंकि पॉलिटिकल संरक्षण हमेशा हुआ करता था, तो उस पर काफी काबू पाया गया है। ढांचागत सुधार निश्चित रूप से हुआ, ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी के समय में ढांचागत सुधार नहीं हो रहा था, उनका भी ध्यान था कुछ एक्सप्रेसवे, हाईवेज वगैरह पे, लेकिन इधर बहुत तेजी से अभी 7-8 जो है एक्सप्रेसवेज पे काम चल रहा है। तो प्रदेश के अंदर इतने बड़े पैमाने पे जो सड़कों का बनना, सड़कों का ठीक होना,
बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि जब आप अपने आर्थिक बेहतरी का काम कर रहे होते हैं उसमें ये बहुत मायने रखता है। फिर जैसा योगी जी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को उन्होंने बहुत ध्यान दिया, सीमांत किसानों के 36,000 करोड़ के कर्जे इन्होंने आने के बाद माफ किए थे। और फिर कृषि के लिए जो नए किसान विकास केंद्र बनाए गए, किसानों को उत्पादन बढ़ाने में कैसे उनको मदद दिया जाए। उत्पादन जो है, अनाज का उत्पादन बहुत 13.5% जो है वो हो गया है, इसका जीडीपी पे असर आया है। तो इससे पता चलता है कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसको ठीक करने में ये बेस जो था, मूल काम जो होना चाहिए था वो इन्होंने किया। गन्ना मिलों का हम लोग जानते हैं किसानों की क्या हालत थी, आत्महत्या करते थे किसान, हजारों करोड़ रुपए उनके बकाया रहते थे और वो भुगतान नहीं हुआ करता था। और अभी एक मैं डेटा देख रहा था, एग्जैक्टली डेटा मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पिछले 8 सालों में इतना गन्ना खरीद का भुगतान हुआ है जितना पिछले 22 सालों में नहीं हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा, 60,000 करोड़ ज्यादा का भुगतान हुआ है। कई मिलें जो एकदम डूबने के कगार पे थी उनको बचाया गया, सुचारू किया गया, 3 नई मिलें खुली गई, करीब 38 मिलें जो हैं उनको एक्सटेंशन दिया गया। तो उस फील्ड में भी काफी काम हो रहा है, किसानों को निश्चित रूप से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। फिर सोलर सिस्टम से उनको सपोर्ट किया गया पीएम के कुसुम योजना के तहत। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाए गए, शौचालय बनाए गए, महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन दी गई। और रोजगार के क्षेत्र में देखिए बहुत काम हुआ है। वैसे तो सरकार दावा कर रही है 7.5 या 8.5 लाख के करीब युवाओं को नौकरियां दी गई हैं, जो सीधे 1.5 लाख से ज्यादा पुलिस में भी नौकरी दी गई है। उसके अलावा देखिए जो ऋण योजना जो थी उसने बहुत बड़े पैमाने पे बिल्कुल कहीं ना कहीं विकास जो मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं वो विकास जरूर हुआ है। सर एक ब्रेक का वक्त है, चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के वक्त, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 45 दिन तक चले महाकुंभ में कोटि कोटि श्रद्धालुओं के साथ सत्ता के शीर्षस्थ महानुभाव भी बने पुण्य के भागीदार। समरसता के महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पवित्र डुबकी लगाई तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ परिवार सहित आस्था के स्नान में शामिल हुए। भेदभाव खत्म करने वाले महाकुंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कोटि कोटि श्रद्धालुओं की तरह इसकी दिव्यता भव्यता के दर्शन करते दिखे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सहित कई विशिष्ट अतिथियों के साथ इन विशेष क्षणों को साझा किया। सनातन गर्व के महापर्व में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। कई राज्यों के राज्यपाल और कई दलों के नेता करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह समता और समरसता के महाकुंभ में पहुंचे। महक सिल्वर पान मसाला, वाह महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 8 साल बेमिसाल और सीधे चर्चा पे आते हैं। अनिल शर्मा जी, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। अनिल शर्मा जी, कैप्टन भदौरिया जिक्र कर रहे हैं जिस विकास की, वो तो पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वो बात करेंगे ही पार्टी की। लेकिन जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी ने बात कही, उन्होंने कहा कि बीमारू प्रदेश उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उस श्रेणी से यह प्रदेश बाहर निकला है। कानून व्यवस्था की उन्होंने बात की, उसमें उन्होंने कहा कि शाम होते ही छिनैती की घटनाएं, चोरी की घटनाएं शुरू हो जाती थी, अब वो घटनाएं नहीं होती हैं। यानी कि प्रदेश ने कहीं ना कहीं अपराधियों पर अंकुश लगा है और इस तरीके के जो अपराध होते थे उसमें प्रदेश की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है और प्रदेश में सुधार हुआ है। दूसरी चीज, पुलिस तंत्र में उन्होंने कहा कि अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं।
कृषि के क्षेत्र में किसानों को तमाम लाभ दिए गए हैं। सोलर अभी किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, किसान विकास केंद्र बनाए गए हैं, तमाम ऐसी चीजें किसानों के लिए भी की गई हैं, रोजगार के लिए तमाम काम किया गया है। क्या विपक्ष को ये काम नहीं दिखाई देते हैं या विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए होता है? मनोज जी, देखिए, भाजपा प्रवक्ता का तो लगता है कि भाजपा प्रवक्ता होने के नाते गुणगान अपनी सरकार का करना चाहिए जी, ठीक है, लेकिन मेरे परम आदरणीय बड़े भाई जो विश्लेषक भी हैं और हमारे दर्शक भी हैं हम लोगों के, मैं उन पर कटाक्ष तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि बहुत सारी योजनाओं के बखान उन्होंने जो भाजपा प्रवक्ता को करना चाहिए हमारे आदरणीय बड़े भाई ने किए, लेकिन कुछ खामियां भी सरकार में रही। क्या उन खामियों को उजागर करना जरूरी नहीं है? यह विपक्ष का दायित्व बनता है कि सरकार अगर कुछ गलत करती है बेशक, तो उस गलत को भी उजागर करने का काम विपक्ष को करना हो। नौकरी के लिए दुनिया के लोग कब यूपी आएंगे और नौकरी के लिए यूपी के लोग अन्य प्रदेशों में जाना कब बंद करेंगे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात मैं एक पूछना चाहता हूं जी कि उत्तर प्रदेश में पहले बीमारू प्रदेश हुआ करता था। प्रश्न यह है कि इसमें बीमारू प्रदेश बताया गया है, तो बीमारू प्रदेश कब से था? पहले भी भाजपा की सरकारें रही जी, चाहे वो मरहूम नेता कल्याण सिंह जी रहे हो, राजनाथ सिंह जी रहे हो, राजनाथ गुप्त जी रहे हो, क्या उनके समय भी बीमारू प्रदेश था? क्योंकि प्रश्न यह है ना कि वर्तमान में स्वस्थ प्रदेश हो गया और पहले बीमारू प्रदेश होता था, लेकिन क्या आज स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है? बीमार की अगर स्थिति देखी जाए तो बीमार में अनिल शर्मा जी, जिले जिले मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिले जिले मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, मेडिकल की सीटें बढ़ाई गई हैं, ये विकास नहीं है तो क्या है? आपकी बात पर आता हूं, देखिए सुनिए, बड़े बड़े अस्पताल बनाइए, 8 साल हो गए सरकार को, 8 साल में कहां कहां आपके मेडिकल कॉलेज बने, कहां का स्वास्थ्य केंद्र बने, लेकिन प्रश्न यह है कि जहां जहां भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनकी बदहाली पर कौन रोएगा? उनकी बदहाली को कब दूर किया जाएगा? क्योंकि जब ग्रामीण अंचल में आप आगरा जनपद के अंदर या इटावा जनपद के अंदर या फिरोजाबाद में कहीं भी जनपद स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र खोल दीजिए, लेकिन जब 70 किलोमीटर दूर पर बैठा हुआ व्यक्ति वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएगा तो उसके स्वास्थ्य के लिए इलाज की आवश्यकता उस केंद्र पर होगी, ना कि सीधा दौड़ा हुआ चंद घंटों में वहां पहुंचेगा। ठीक है, तो उन स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज करने वाला कौन है? यह भी प्रश्न है जी। शिक्षा का स्तर अगर सुधार की बात करते तो शिक्षा के स्तर में सुधार की, क्या इसी को सुधार कहते हैं कि टीचरों को पढ़ाने ना दिया जाए और उस वक्त में एक ट्रेंड टीचर को जो एमए बीए बीएड करने के बाद, बीटीसी करने के बाद और उसके बाद स्पेशल बीटीसी करने के बाद, कई ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो शिक्षक भर्ती होता है, जिसमें अब तो टीजीटी और आईजीटी कई योग्यता देखने के बाद उसको टीचर बनाया जाता है, लेकिन उस पर शासन कौन कर रहा है? एक एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति, जहां इंटर और ग्रेजुएट बच्चे वो उन एनजीओ को में टीचिंग का काम कर रहे हैं, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो ये तो वो हो गया ना, एक कहावत कही जाए जी कि एक पढ़े लिखे पर एक थम्स अप टाइप का व्यक्ति राज करे, और फिर जब जिस समय विद्यालय चलाने का समय हो उस समय पर यह ट्रेनिंगों का क्या काम है? ट्रेनिंग के लिए स्पेशल व्यवस्था पहले भी ऑफलाइन। ठीक है अनिल शर्मा जी, ठीक है अनिल शर्मा जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ हैदर अली जी, सपा नेता, जुड़ चुके हैं। हैदर अली जी, चर्चा में आपका भी बहुत स्वागत है। हैदर अली जी, भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। 8 साल, इन 8 सालों में प्रदेश ने काफी क्षेत्रों में प्रगति की है और सरकार का दावा है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ये जो समय गुजरा है ये स्वर्णिम काल है। हर क्षेत्र में प्रदेश ने विकास किया है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में
जो ये 8 साल का कार्यकाल रहा है, बीमारू प्रदेश जो हुआ करता था उत्तर प्रदेश, उससे निकलकर अब प्रदेश जो है वो विकास के पथ पर बढ़ रहा है। प्रदेश हर क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन विपक्ष को विकास नहीं दिखाई दे रहा है। सपा प्रमुख ने ट्वीट कर आज कहा है कि 8 साल यूपी बर्बाद और सवाल ही सवाल। आप क्या कहेंगे? हैदर अली जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। किस तरीके से आवाज आ रही मेरी अब? जी जी बिल्कुल। किस तरीके से लखनऊ में हत्याएं हो रही हैं, ऑटो रिक्शा वाला बलात्कार करता है, भले ही उसको बाद में इनकाउंटर कर दिया गया हो। आप देखिए पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। कितने अस्पताल बने हैं इस 8 साल में? आप ये बताइए, बरेली का मैं जहां से रहने वाला हूं, वहां पे 300 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया था समाजवादी सरकार ने। आज तक ये उसको प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं कर पाए हैं, वहां पे स्टाफ नहीं दे पाए हैं। उसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कोरोना काल में एक बहुत बड़ा यो रोल अपनाया कि वहां पे पेशेंट कम से कम बिस्तर तो उन्हें मिल गए, एडमिट हो गए, लेकिन उनके लिए स्टाफ की वहां पे कोई भी व्यवस्था ना तब थी ना आज है। आज भी वो जो करोड़ों से अस्पताल समाजवादी सरकार ने जनता को दिया था, वो जनता तक नहीं पहुंच पाया। जिस चीज को अभी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी बच्चे बढ़ गए हैं, वहां के छात्र छात्राएं, तो मैं बता दूं 21,000 प्राइमरी विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार बंद करने जा रही है। साथ ही साथ प्राइमरी स्कूलों की दुर्दशा देख लीजिए कि एक मामूली सा गुंडा घुसकर कपड़े उतारकर शिक्षिकाओं से अश्लील और अभद्र व्यवहार करता है, और उत्तर प्रदेश शासन का बुलडोजर, जिसको मशहूर कहा जाता है कि बुलडोजर से सारे जवाब दिए जाते हैं, बुलडोजर शांत हो जाता है, बुलडोजर वहां पे नहीं चलता है। तो इसलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश को बदहाली की ओर ले गए हैं। उत्तर प्रदेश में ना रोजगार है, ना उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था उचित है। नारी के सम्मान पे बड़ी डींगे हाँकते थे कि रात में 3 बजे भी नारी यहाँ से निकल जाती है, 12 बजे तो लखनऊ से उमलियाबाद उठा के ले जाते हैं और वहां बलात्कार करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश जो 8 साल बेमिसाल कह रही है भारतीय जनता पार्टी, वास्तविकता ये 8 साल बदतर और बदहाल है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है हैदर अली जी, जवाब ले लेते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपके पास आ रहे हैं। भदौरिया जी, जैसा कि हैदर अली जी ने कहा, कई मुद्दों पर उन्होंने बात की, कानून व्यवस्था पर उन्होंने बात की, बेरोजगारी पर उन्होंने बात की, उनकी बातों के जवाब दे दीजिए आप। इसके अलावा जो अजय राय जी ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए हैं, 8 सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से किए हैं, उन 8 सवालों में कई चीजें महत्वपूर्ण हैं। आपके जो विधायक हैं, आपके विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनके द्वारा जो बातें कही गई उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का उन्होंने भी जिक्र किया है, बेरोजगारी का उन्होंने भी जिक्र किया है। आप कह रहे हैं तमाम कंपनियां आ रही हैं प्रदेश में, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कहीं कुछ नहीं हो रहा है। उनको ये विकास क्यों नहीं दिख रहा है? कांग्रेस को ये विकास क्यों नहीं दिख रहा है? कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जी कि जहां से अखिलेश जी आते हैं, मैं भी वहीं से हूं, और उनके जो उनका गांव सैपई है, उसके बगल में मेरी ननिहाल है, बिल्कुल वहां से 2 किलोमीटर लगी हुई। तो मैं वहां से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। 2016-17 से पहले जो अखिलेश का सैपई है उसमें तो लाइट रहती थी भरपूर, क्योंकि वहां पर नेताजी रहते हैं। मगर उसके बगल में सराउंडिंग में जितने भी 10, 15, 20 किलोमीटर के क्षेत्र में लोग थे, उनके यहाँ लाइट के खंबे भी नहीं थे। लाइट तो बहुत दूर की बात है, लाइट के खंबे भी नहीं गड़े थे, क्योंकि मेरे वहां ज्यादा से ज्यादा रिलेशन है, इसलिए मैं वहां से वाकिफ हूँ। मगर जब ये हमारी सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, आज पूरे वहां उत्तर प्रदेश में, वहां की तो बात छोड़ ही दो, मैनपुरी की, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सिंगल भी घर है तो लाइट पहुंच गई है। मगर इनके काल में लाइट लगाना ठीक नहीं समझते थे। सिर्फ लाइट होगी तो सैपई में होगी, बाकी कहीं नहीं होगी। और मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा, इटावा एक बहुत पुराना जिला है और बहुत पुराना, पहले समय तो बहुत अच्छा हुआ करता था, खूब विकास भी हुआ करते। मगर जब से समाजवादी मुखिया नेता बनने लगे, इटावा का विकास बिल्कुल रुक गया। सारा विकास कहां गया? एक गांव में स्टूडियो बन गया, गांव में मेडिकल कॉलेज बन गया, गांव मतलब ऐसी कोई सरकारी सुविधा नहीं थी जो सैपई गांव में ना ले गए हो। मगर इटावा में कुछ नहीं कराया। तो इनकी सोच सिर्फ परिवार तक की थी, पूरे प्रदेश के लिए नहीं थी। और ये बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, अरे लॉ एंड ऑर्डर सबने देखा है कि अतीक अहमद कौन था, मुश्ताक अली कौन थे, किसके थे? ये तो समाजवादी के गुंडे थे पाले हुए। जब ये शहर में निकलते थे बड़े बड़े काफिलों के साथ हथियार लेके,
तो इन्हीं की पुलिस उनके साथ उनकी प्रोटेक्शन करती थी। हमारे आज शासनकाल में वो कहाँ है गुंडे? ठीक है, पहुंचा दिए अपने ठिकाने। ठीक है भदौरिया जी, भदौरिया जी आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सुब्रत त्रिपाठी जी पूर्व डीजीपी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि पहले की कानून व्यवस्था बेहतर थी कि अब की कानून व्यवस्था बेहतर है। उनसे सवाल ले लेते हैं। फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुब्रत त्रिपाठी सर, चर्चा में आपका स्वागत है। सुब्रत त्रिपाठी जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 8 साल पूरे किए हैं और इन 8 साल को बेमिसाल कह रही है सरकार, स्वर्णिम काल कह रही है, क्योंकि तमाम क्षेत्रों में विकास हुआ है। कानून व्यवस्था पर खासकर मुख्यमंत्री हमेशा जोर देते रहे हैं और उनका दावा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हुई है। तमाम एनकाउंटर हुए हैं, अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं और अब जो है पुलिस तंत्र में काफी अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। आपकी अगर नजर से अगर देखा जाए तो पहले और अब इन 8 सालों में कितना बदलाव कानून व्यवस्था में देखने को मिला है और अपराधी कितने बेखौफ नजर आ रहे हैं, महिला सुरक्षा पर कितना काम हुआ है प्रदेश में? मैं जा रहा हूँ, जरा धैर्य से सुनिएगा। सारे श्रोताओं से अपील है जी, क्योंकि ये पार्टी लाइन पर होकर के मैं एक बात कर रहा हूँ कि जब जब बड़े अपराधियों पर अंकुश लगाने की गंभीर कोशिश की गई है जी, तब तक छुटभइये अपराधी जो हैं वे बेलगाम रहते हैं जी। बड़े अपराधी जिनको माफिया कहते हैं, बड़े अपराधी जिनको माफिया यानी कुछ गैंगस्टर कुछ भी कर सकते हैं, वे सारी अपनी बुराइयों के बावजूद जी छोटे अपराधियों पर एक अंकुश लगाते हैं ताकि वे भी बढ़ करके कल उनके बराबर के अपराधी न हो जाए। इस पर वे रोक टोक लगाते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, अपने हम गैंगवार करके कुछ कुछ हम करते हैं। लेकिन अगर बिना नीचे की व्यवस्था को छोटे अपराधों पर चौबंद किए हुए जी, आज ये जो देखा जा रहा है जो छोटे अपराधों में उपेक्षित हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने 2 थप्पड़ मार दिए, किसी ने 4 लात मार दिए, इसमें जो विधायकों का पहले हस्तक्षेप होता था सदा बुराई के लिए नहीं होता था, विधायक अच्छे काम के लिए करता था। आज कोई आदमी अगर सताया जाए तो छोटे अपराध में जिसके के लिए बड़े अधिकारियों के पास समय नहीं होता है, थाने पर सुनवाई वो नहीं हो पा रही है जो कि पहले होती थी। हाँ, बड़े अपराधियों पर अंकुश लगा, लेकिन चूंकि नेताओं का हस्तक्षेप समाप्त हो गया, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति जो है, अति का हस्तक्षेप भी बुरा है, लेकिन अति का हस्तक्षेप न होना भी बुरा है। आखिर अगर नेता किस काम के लिए है, अगर कोई थाने में कोई पीट दिया गया, पाट दिया गया, तो जो कानून व्यवस्था में जो छोटे मामलों पर बड़े मामलों पर इतना अधिक ध्यान दे दिया गया कि छोटे मामलों को उपेक्षित कर दिया गया, और इसीलिए जनता में जो फुटकर क्राइम बढ़ रहा है, यह इसलिए बढ़ रहा है कि कौन आदमी कहाँ टेम्पो खड़ा करेगा, उसका सत्यापन कैसे होगा, वहाँ कौन देखेगा। छोटे कामों पर उतना ध्यान लोगों का बिल्कुल बंद करके एक तरफा बड़े कामों पर डाल दिया गया। यह एक अच्छी चीज तो हुई, लेकिन जैसे ऑपरेशन के बाद सेफ्टी लोशन से उसकी धुलाई ना हो, कायदे से ड्रेसिंग ना हो, तो वह मवाद आने लगता है। अभी जो कांड जो हुए हैं यहाँ पर या अन्य जगह जो हो रहे हैं छोटे मोटे कांड, अब एक छोटे ही कांड बढ़ करके एक माफिया की जगह जैसे रक्त बीज, एक रक्त बीज से 100 रक्त बीज होते थे, एक माफिया की जगह 100 मिनी माफिया हो जा रहे हैं। ये लोग, बड़ा माफिया चाहता था कोई ऐसा कांड ना हो कि उसकी ओर विशेष ध्यान आकर्षित हो। ये छोटे अपराधी हैं, ये किसी का औकात नहीं जानते हैं, ये दम भर में गोली चला देते हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को सचेत करना पड़ेगा, सतर्क करना पड़ेगा, जो शायद उस मात्रा में नहीं है जिसमें अपेक्षित है। अन्य क्षेत्रों में भी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मैं केवल एक लाइन का प्रश्न पूछ कर मिलूंगा। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं डैश पर। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जब मैं नौकरी चालू किया तो मैं देखता था कि सरकारी अस्पतालों में लगभग अधिकांश मंत्री दवा कराते थे। अधिकांश IAS IPS सरकारी अस्पतालों में दवा कराते थे। GIC वगैरह में एडमिशन के लिए सिफारिशें करनी पड़ती थी। सरकारी कॉलेजों में बड़े बड़े अफसरों के, मैं GIC इलाहाबाद का पढ़ा हूँ,
हमारे साथ हाई कोर्ट के जज के, आईएएस के, आईपीएस के बच्चे पढ़ते थे। आज आखिर शिक्षा व्यवस्था, ये एक सरकार की मैं आलोचना कर रहा हूँ, न किसी को कर रहा हूँ, डे बाई डे इतनी डाउन होती जा रही है कि आज किसी सरकारी विद्यालय में प्राइमरी से लेके डिग्री कॉलेज तक देख लीजिए, किसी भी सरकारी विद्यालय में प्राइमरी स्कूल बढ़ गए कहते खोलने का मतलब क्या है? चाहे समाजवादी सरकार ने खोले, चाहे भाजपा सरकार ने खोले, अगर उसमें राष्ट्रीय भी अपने बच्चे को किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। मैं आईपीएस अफसर 21 साल में हुआ, अब मैं प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ देहात के। हमारे साथ के ब्रिजलाल जी वगैरह जो राज्यसभा एमपी वगैरह हैं, आईपीएस हुए, ये प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए हैं। आधे लोग, एक जो देहाती यूनिवर्सिटी कही जाती थी, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट होने के बावजूद भी सबसे कम बजट में पढ़ के लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंपटीशन निकलते थे, आज दिल्ली हावी हो गई है। आखिर क्या वजह है कि जो सरकारी विश्वविद्यालय थे, जो सरकारी इंटर कॉलेज थे, प्राइमरी स्कूल थे, इनमें आज एक चपरासी भी सरकारी इंटर कॉलेज में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। इसी तरह स्वास्थ्य में जो जगह जगह इतने नर्सिंग होम खुल गए हैं, एक आदमी भाग के अभी कोई बीमार होता है किसी अस्पताल में जाता है, अभी अच्छी खाता मुझे याद है कि लोग जुगाड़ लगा के किसी को घर बुलाते थे या किसी के यहाँ जाते थे, सरकारी डॉक्टर से इलाज कराते थे। बिल्कुल पहले की अगर सर व्यवस्था, सुब्रत त्रिपाठी सर, पहले की अगर देखा जाए, शिक्षा के अगर क्षेत्र में देखा जाए, पहले के जो लोग जो प्राइमरी स्कूलों से निकले हुए आज बड़े बड़े उन्होंने पदों को सुशोभित किया है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आज जो है कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को, खास व्यक्ति छोड़ दीजिए, आम आदमी जो गरीब आदमी है वो भी प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहा है। अगर व्यवस्था सब सुदृढ़ है तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ सर, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। अमिताभ सर, पूर्व डीजीपी सुब्रत त्रिपाठी जी ने कई महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने कहा कि बड़े अपराधों पर तो कहीं ना कहीं अंकुश लगा है, लेकिन निचले स्तर के अपराध जो हैं वो अभी कम नहीं हुए हैं, तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं। और विद्यालय की उन्होंने शिक्षा की बात की कि पहले प्राइमरी के निकले हुए सुब्रत त्रिपाठी जी खुद वो प्राइमरी से पढ़े हुए हैं, डीजीपी ब्रिजलाल जी यहीं से पढ़े हुए हैं प्राइमरी से, तमाम ऐसी महान विभूतियां जो हुई हैं। लेकिन आज प्राइमरी स्कूल की ये स्थिति है कि वहां कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहा। सर, बात ठीक है, लेकिन परिस्थितियां जो थी उस समय, कितने प्राइवेट स्कूल होते थे और कितने सरकारी स्कूल होते थे। प्राइवेट स्कूल की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लोगों की क्षमता भी नहीं होती थी जी, उनके पास पैसे इतने नहीं हुआ करते थे, अस्पताल भी नहीं हुआ करते थे जो आज नजर आते हैं। मेरी खाली वहां पे एक आपत्ति है, सुब्रत जी ने जैसा बताया, सुब्रत जी बता रहे हैं कि बड़े अपराधियों के रहने से छोटे अपराधियों पर नियंत्रण रहता था। ये दरअसल फिरंगी पुलिसिया तरीका था जिसमें वो हमें तो गुलाम समझते थे। वो इसी तरीके से बड़े अपराधी और छोटे अपराधी, उनके लिए तो जो मारा जाए वो अच्छा, उस ढंग से, उस तरीके से यहाँ पे पॉलिसिंग हुआ करती थी। आज भी अगर उसी ढंग से पॉलिसिंग की एक्सपेक्टेशंस है, मेरा क्राइम रिपोर्टिंग में काफी अच्छा अनुभव रहा है। अखबार में मेरा स्पेशलाइजेशन था, मैंने वर्षों तक क्राइम रिपोर्टिंग की हुई है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, प्रॉपर ढंग से पॉलिसिंग जो है उस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये जो बड़े अपराधी हैं सबसे ज्यादा यही प्रश्रय देते हैं छोटे अपराधियों को, क्योंकि कुछ समय के बाद जब ये बड़े अपराधी हो जाते हैं तो ये खुद को ही बचाते हैं और छोटे अपराधियों के माध्यम से अपराध कराते हैं, खुद सीधे संलग्न नहीं होते। तो अगर पॉलिसिंग इस ढंग से होती रही है तो निश्चित रूप से बहुत बुरा रहा है, क्योंकि पॉलिसिंग में तो मैंने ये भी देखा हुआ है कि जो अपराधियों को सूत्र जो बनाते थे, मेरा उस पर भी विरोध हुआ करता था कि अपराधियों से अपराधियों की तलाश करने का जो तरीका रहा है हमारे यहाँ, वो बहुत ही घातक हुआ करता था। इससे क्या होता था कि पुलिस और अपराधी के बीच एक अलग किस्म का संबंध बन जाता था और पुलिस कहीं ना कहीं उस अपराधी को बचाते रहती थी जो उनके सूत्र हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति में चली जाती थी। बहुत जगह तो हमने पाया कि पुलिस अपराध तक में शामिल हो गई बहुत से जगहों पे। तो इन सब चीजों पे बहुत अलग ढंग से, अलग नजरिए से चलने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योगी सरकार उस नजरिए से चल रही है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है सर। वैसे मैं बात को लेकर के बहुत ही मतलब
दुखी हूं, आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के मसले पे कहीं ना कहीं योगी सरकार बुरी तरह से असफल है। कहीं भी भ्रष्ट अधिकारियों बाबुओं पे काबू पारा नहीं जा सका है, बल्कि वो बढ़ रहा है। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं सर जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं सर। भदौरिया जी आपके पास आते हैं। भदौरिया जी, साफ तौर पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अमिताभ सर जुड़े हुए, उन्होंने भी कहा कि भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं सरकार फेल होती नजर आ रही है। तमाम काम सरकार ने किए हैं, उसके लिए सरकार का काम ही होता है काम करना, और सरकार उसके लिए बधाई का पात्र है। जन जन तक योजनाओं का लाभ सरकार पहुंचा रही है, वो ठीक है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है वो पर्याप्त नहीं है। अभिषेक प्रकाश का जो मामला है पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोरता नजर आए। इस लेवल के अधिकारी जब भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो भ्रष्टाचार पर अंकुश कहां लग पाएगा, यही अजय राय जी ने सवाल किया है। देखिए, ये सत्य है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था और आपराधिक प्रक्रिया जो है, जो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के कम हुए हैं। एक समय हमने उत्तर प्रदेश का वो भी देखा था कि वहां इतनी अलग अलग गैंगे हुआ करती थी, इतने अलग अलग दस्यु हुआ करते थे। चंबल के और जमुना के जंगल में इतने सारे दस्यु हुआ करते थे जिनका साम्राज्य होता था, और उनको सबको संरक्षण मुलायम सिंह जी के हुआ करता था। आज कहाँ चले गए वो? आज चंबल और जमुना के जितने जंगल हैं आज खाली पड़े हैं। पहले ऐसा लगता था कि घर से कोई निकल जा रहे, जाना नहीं, पकड़ हो जाएगी, और पकड़ होने के बाद उसकी फिरौती होती थी, उसकी हैसियत अनुसार उससे पैसा मांगा जाता था। नहीं है तो आप अपनी जमीन बेचे, घर बेचे, मगर उसको पैसा देना पड़ेगा, तभी उनका बच्चा छूटता था। आज कहीं भाजपा का शासनकाल में ऐसी कोई पकड़ हो रही है? कोई ऐसे काम हो रहे हैं? मगर ये समाजवादी कार्यकाल में सब कुछ होता था। तो ये कहना गलत होगा। पुलिस में भी हर तरह के लोग हैं, पुलिस के भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सम्मान से नौकरी करते हैं, और पुलिस में ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार में उन्हें जेल में जाना पड़ा, अपनी नौकरी भी गंवाना पड़ी है। तो सब तरह के सब जगह लोग हैं। और रही बात जैसे छोटे अपराधी बड़े अपराधी, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है भदौरिया, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। ठीक है भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी होगी सरकार में, हमने सारे ही अपराधियों को खत्म किया है, चाहे ठीक है भदौरिया जी, ठीक है भदौरिया जी, ठीक है। अनिल शर्मा जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी। जिस तरीके से भदौरिया जी कह रहे हैं कि अपराध में काफी अंकुश लगा है, तमाम क्षेत्रों में सरकार लगातार विकास कर रही है, और ये 8 साल स्वर्णिम काल है सरकार के, आप क्यों नहीं मान लेते हैं? मानना पड़ेगा, सब दबाव है सरकार का। ये तो सत्ता ऐसी है जी कि ये लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न ये है कि आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड में जी जो सरकारी संपत्ति कैंटोनमेंट बोर्ड की है, उनमें कई कोठियां हैं सर, जल्दी, जिन पर सांसदों को अब अनैतिक रूप से कब्जा दे दिया गया है, कुछ विधायकों को कब्जा दे दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये अपराध की तो भी ये बात करेंगे। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन इनके इशारे पर चलता है, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसको ये स्वीकार करेंगे ही। अपराध की ये बात करते कि पूरी तरह प्रदेश में अपराध खत्म हो गया। अगर प्रदेश में पूरे में अपराध खत्म हो गया तो बलात्कार करने वाले कई जनपदों में बीजेपी के लोग निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, माफिया इनके बीजेपी के लोग। हैदर अली जी आपके पास आते हैं। हैदर अली जी, सरकार कह रही है 8 साल बेमिसाल, आप कह रहे हैं 8 साल यूपी बर्बाद। सवाल ही सवाल, क्यों नहीं मान लेते हैं आपकी 8 साल बेमिसाल रहे? और अगर कहीं ना कहीं सरकार अच्छे काम कर रही तो सवाल तो जरूर उठाने चाहिए। विपक्ष के नाते सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। सरकार में कुछ अगर गलत हो रहा होगा तो विपक्ष सवाल जरूर उठाएगा, लेकिन अगर अच्छे काम हो रहे हैं तो उसके लिए आपको मान लेने में क्या बुराई है? देखिए, 2017 में जब इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने कहा हैदर अली जी से सवाल है। अनिल शर्मा जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है। हैदर अली जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जी, पोती हुई और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया। और ये देख लीजिए, पूरे प्रदेश में कहीं भी जितने भी ठेकेदार हैं, इनके विधायक और सांसदों के चहेते ठेकेदार होंगे जिनको लाभ प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, हैदर अली जी जवाब दे दीजिए। हैदर अली जी, देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि हमारे यहाँ बिजली व्यवस्था, एक थर्मल प्लांट, अगर थर्मल पावर प्लांट बीजेपी ने लगवाया हो तो उसका नाम बताएं। शिक्षा व्यवस्था इन्होंने इतनी बिल्कुल दूरदर्शित कर दी है। जो गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए ड्रेस दिया जाता था, तो उस ड्रेस की व्यवस्था बिल्कुल खराब कर दी गई। अपराध और भ्रष्टाचार के लिए इनके खुद के विधायक
अभी 2 दिन पहले ही आप लोगों के सामने बैठे हुए रो रहे थे कपड़े फटे हुए कि भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारी प्रशासन बिल्कुल उनको छूट मिली हुई है, और वो गरीब जनता के साथ क्या हाल करते होंगे अगर इनके विधायक के साथ ही ये हाल है। कल विधायक जी से जवाब मांगा गया कि भाई बुराई क्यों कर रहे हैं आप? जी मनोज भाई, कल विधायक जी को नोटिस थमा दिया गया है कि भाई आप जवाब दीजिए कि सरकार की बुराई क्यों कर रहे हैं आप अपने होकर बुराई कर रहे हैं। वक्ता बैठकर यहाँ पर लफाजी करेंगे और जो सच बोलने की हिम्मत करेगा उसको नोटिस थमा दिया जाएगा। अगर नोटिस का जवाब नहीं देंगे, वो फिर भी सत्य पे डटे रहे, तो कुछ दिन बाद वो भी जेल में होंगे, और जेल में जाने के बाद भी बात नहीं। निश्चित रूप से सवाल है जब अपने ही विधायक जब सरकार पर सवाल करने लगेंगे तो फिर विपक्ष क्यों सवाल नहीं करेगा? ठीक है, पूर्व डीजीपी सुब्रत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत जी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जिस बड़े मुद्दे पर सत्ता से बाहर हुई थी, अपराध, और जिस तरीके से तमाम संगठित अपराध और छोटे और बड़े अपराध की घटनाओं को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी को निशाने पे लिया जा रहा था, और इसी मुद्दे पर सरकार सत्ता से बाहर हुई थी। लेकिन अब इन 8 सालों में आपको कितना अपराध मुक्त प्रदेश नजर आ रहा है सर? इसके सवाल यह है कि मेरा अपना फिर यह कहना है कि बड़े माफियाओं पर, भूमि पर, कब्जे पर, अवैध संगठित अपराध पर एक प्रभावी अंकुश लगा है। इसमें चाहे कोई स्वीकारे या न स्वीकारे, तथ्य होता है जी। लेकिन मेरा अब भी यह दृढ़ मत है कि सरकारी तंत्र, सरकारी या विपक्ष के नेताओं के दबाव से बिल्कुल मुक्त हो गया है। सर, मुख्यमंत्री सही दिशा में अपराध मुक्त प्रदेश करने की दिशा में सही काम कर रहे हैं? मैं उसको कह चुका कि एक तथ्य है कि अपराध मुक्त करने की दिशा में एक महान प्रयास हो रहा है, लेकिन आगे जो मैं कह रहा हूँ वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जी। लेकिन इसमें प्रशासन को बिल्कुल अनियंत्रित कर दिया गया है। आज जब कोई आदमी पकड़ के थाने ले जाया जाता है, सड़क पर जो चेकिंग होती है या जो पकड़ के थाने ले जाया गया, उस पर सत्ता या विपक्ष के किसी विधायक की जायज आवाज का, नाजायज आवाजें भी होती रही हैं, जायज आवाज का इंस्पेक्टर पर, सीओ पर, अफसर पर कोई असर नहीं है। आप यहीं बैठ करके आप 10 जिले के अफसरों से खाली फोन पर बात करने की कोशिश कर लीजिए और आप खुद देख लीजिए कितनों से आपकी बात हो पाती है, कितनों नहीं हो पाती है। बेशक सर, आप सही कह रहे हैं, हम हर रोज डिबेट करते हैं और इन ऐसी समस्याओं से हर रोज 2-4 होना पड़ता है। ठीक है सुब्रत सर, माफी के साथ, क्योंकि आगे समय इजाजत नहीं देता है, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कैप्टन भदौरिया आपका भी बहुत शुक्रिया, हैदर अली जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अनिल शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अमिताभ सर आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है, 8 साल बेमिसाल सरकार इन 8 सालों को जरूर कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उन सवालों पर भी गौर होना चाहिए कि जिन विषयों पर या जिन क्षेत्रों में अभी तक उस हिसाब का काम नहीं हुआ या बेहतर काम नहीं हुआ है, या जिस पर सरकार पर लगातार सवाल होते रहे हैं, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बेशक ये 8 साल बेमिसाल हैं, लेकिन कई अभी बड़े सवाल हैं जिस पर सरकार को काम करना है, और उम्मीद है कि सरकार इन सवालों का भी जवाब देगी और उन कामों को भी करेगी जिस पर विपक्ष सवाल कर रहा है और मीडिया सवाल कर रही है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।